हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। आज मैं लाया हूं आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स ईएससी के पेपर सॉल्यूशंस। यूपीएससी का जो ईएससी एग्जाम है इस ईयर का वो है 8 जून को। परफेक्ट टाइम है पिछले साल के पेपर सॉल्यूशंस करने का। आपका पूरा सब्जेक्ट पढ़ के हो गया है, रिवाइज कर रहे हो। देयर इज नो बेटर वे ऑफ रिवीजन देन टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अनअकैडमी में, उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी देख लिए हैं। दूसरे बच्चे अभी ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं ईई और ईएससी, ये जो हमारे दो ब्रांचेस है जिनको सीओए सब्जेक्ट आता है, उनके सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, सीओए के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर 2024 के पेपर में आया था फॉर बोथ ईएससी एंड ईई। यस, मैं प्रीलिम्स पेपर की बात कर रहा हूं जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे कोई लेवल ऑफ मगिंग अप काम नहीं आएगी। जितना समझा है सब्जेक्ट उस हिसाब से आंसर करेंगे। और वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं शायद ईएससी दें या ना दें, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखो एक बार कितना इजी है ये। अगर आपने मेरे से सीओए पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ा है, आपको ये सब ऑलरेडी आता है। आपको बस पूरा नॉलेज समेटना है और सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करना है। आपको ये पता है ईएससी एग्जाम्स को अगर अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी तरह से पास करो, उसका क्या बेनिफिट्स है। अगर सिलेक्शन हो गया, यू बिकम अ क्लास ए ऑफिसर। यस, आई एम fortunate that my parents, both my parents, were government officials. My mother was a school teacher in the government, BMC, and my father was a customs officer. I know what is the advantage of being in a family like this. You want to give that to your own family, to your own children in the future. This is your best opportunity. Class A officer ka rank is equivalent to an IAS or an IPS. You get jobs in all government companies, government sectors, जहां पे उनको engineers की जरूरत पड़ती है, whether it's defense, whether it's telecommunication, railways, etc., so on and so forth. तो इसके perks infinite हैं, first hand experience से बोल रहा हूं। और जो रुतबा होता है ऑफ ए क्लास ए ऑफिसर, ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी इतने यंग एज पे, करियर की शुरुआत अगर आपकी वहां से होती है, यू नो स्काई इज द लिमिट। तो इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट इज मच इजियर इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर आपने अच्छी तरह से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो इट इज वेरी मच विद इन द रीच। वो बच्चे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी फटाफट कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जरूर ये वीडियो देखना। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, इट इज अचीवेबल, इट इज पॉसिबल। मैं अपने पूरे करियर की दिशा बदल सकता हूं या बदल सकती हूं इफ आई जस्ट फोकस ऑन दिस वन एग्जाम। हमारा अनअकैडमी में ईएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 27 जून। यस, दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड प्लस फॉर जो इस ईयर के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो अगस्त में होने वाला है। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस। एक मिनट, जरा छोटी छोटी बातें बता दूं। जो गेट के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं, गेट का बैच ऑलरेडी रीसेंट बैच चालू हुआ है। एक बैच मैं सैटरडे को चालू कर रहा हूं फॉर सीओए फॉर गेट। आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी में, लेट से आपने गेट का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपको एक बैच का एक्सेस नहीं मिलता है, आपको सारे बैचेस के एक्सेस मिलते हैं। पूरा अनअकैडमी आपके लिए अवेलेबल होता है। हर टीचर के सारे बैचेस, नोट्स, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब आपको मिलते हैं। डिस्काउंट अभी चालू है। मेरा कूपन कोड अप्लाई करो, हर पेज पे आपको दिखेगा bharat.ai। उससे क्या होएगा, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस यू गेट कनेक्टेड विद मी। इमीडिएटली मेरे को नोटिफिकेशन आता है, सो एंड सो स्टूडेंट हैज जॉइंड यूजिंग माय कूपन कोड। आई बिकम योर मेंटोर, नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम। जब तक साथ रहे, जब तक आप मेरे को क्वेश्चन सजेशंस पूछते रहो, जितना मुझे मालूम है डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है? दैट इज आवर टीम ऑफ गेट प्रोफेसर्स। ऐसे ही ईएससी के भी प्रोफेसर है, सारे के सारे मैं इधर लाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये क्योंकि मैं सबसे ज्यादा काम गेट टीम के साथ करता हूं। दिस इज आवर टीम, वी आर द पीपल हु टीच यू, प्रिपेयर यू फॉर योर गेट एग्जाम। बड़े बड़े नाम है यहाँ पे स्क्रीन पे। पंकज सर, they are for C programming and DSA. Ankit sir for theory of computer science, that's TOC and CN, computer networks. Sridhar sir for maths. Rahul sir for maths. Abhishek sir for digital logic. Khalil sir for OS.
बेस्ट इन द इंडस्ट्री, इतना नॉलेज है, इतने सालों पढ़ाया हुआ है कि सबको मालूम है। हर बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उसका डाउट किधर से आता है और वो प्रीएम्प्ट करके सॉल्व करते हैं। एनीवे तो ये था वो टीम के बारे में, और ये है वो स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर जिन्होंने सक्सेस पाया। और ये ऐसे एक बार का फ्लूक नहीं है, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर फॉर सो मेनी ईयर्स अनअकैडमी प्रोड्यूसेस टॉपर्स एंड रैंकर्स। ये वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर आपकी जगह पे थे। क्या आप नेक्स्ट ईयर इधर आओगे? क्या नेक्स्ट ईयर के इसी वीडियो में मैं आपकी फोटो दिखाऊंगा लोगों को? दैट इज इन योर हैंड्स। मेक द राइट डिसीजन, जॉइन अन अकेडमी, स्टार्ट लर्निंग। चलो शुरू करते हैं। एक दो बातें आपको बता दूं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो आपके लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले पहले बता दूंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि खाली सोल्यूशन से क्या होता है। वो तो किधर भी मिल जाएगा, पूरे इंटरनेट में भरा हुआ है इंटरनेट पेपर सॉल्यूशंस के साथ। सॉल्यूशन में जो उसका आंसर है, करेक्ट आंसर ए बी सी डी, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यही टॉपिक्स में से आज इस बार के पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे, मगर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होके आएगा। तो अगर मैं सोल्यूशन बताने के साथ उसका लॉजिक भी बता दूं तो फिर कुछ चेंज होके आएगा तो भी आपके लिए कंफर्टेबल होएगा। अब वो बच्चे जिनको ये टॉपिक अच्छी तरह से आता है, उनको पूरा उसका कॉन्सेप्ट मालूम है, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट 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 फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इसीलिए मैंने ये सेक्शन कांस्टेंट रखा है पूरे के पूरे 69 स्लाइड्स में। कहने का मतलब है ईयर, ब्रांच, ये दोनों प्लस क्वेश्चन नंबर, ये इधर लिखा रहेगा। तो जब आप राइट 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 दबा के आगे जा रहे हो, बस नजर इस पे रखना। विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन अ फ्यू क्लिक्स यू विल कम टू नो व्हेन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड। तो कुछ सुनना नहीं है, ये सब चीजें मैं करते रहता हूं सो दैट बच्चों के लिए व्हाइल वॉचिंग द वीडियो इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है? और जो बच्चे, मैंने वापस बोल रहा हूं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो को बार बार देखना। हर आंसर के साथ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो बहुत बड़ा होएगा। मेरा दूसरा लेक्चर है आज शाम को 8 बजे, तो उसके पहले मैं ये वीडियो को बंद करने वाला हूं। तो जितना मैं आज कर पाया उतना आज कर पाया। होपफुली सारे जितने मैंने प्लान किए आज हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, हाँ, ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। नॉट करेक्ट व्हेन, पढ़ो पढ़ो, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप तब तक अपना काम करो। नॉट करेक्ट व्हेन वन गोज डाउन द मेमोरी हायरार्की, decreasing cost per bit, increasing capacity, decreasing access time, decreasing frequency of access by of the memory by the processor। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं? क्या बात कर रहे हो, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे आंसर होते हैं, 1 सेकंड के अंदर आंसर होते हैं। लुक हियर, दिस इज मेमोरी हायरार्की। मैंने हर क्वेश्चन में एक फॉलोइंग पेज रखा हुआ है डायग्राम बनाने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर न्यूमेरिकल हो। इसमें तो वो पेज लगेगा भी नहीं। कम ऑन ऑल ऑफ यू, लुक हियर एंड आंसर। दिस इज द मेमोरी हायरार्की। टॉप पे आता है प्रोसेसर, उसके रजिस्टर्स, फिर आता है कैश मेमोरी, फिर आता है मेन मेमोरी, फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाहर जाता है एक्सटर्नल मतलब क्लाउड सर्वर मेमोरी। तो जितने जो मेमोरी प्रोसेसर के नजदीक है वो मेमोरी सबसे फास्ट होता है, सबसे कॉस्टली होता है और सबसे छोटा होता है। रजिस्टर्स अ फ्यू बाइट्स होते हैं, इंटरनल कैश 1 2 3 4 केबी का होता है, एक्सटर्नल कैश 1 2 एमबी का होता है, उसके बाद आता है रैम जो जीबी का होता है, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क जो टीबी का होता है। इसको बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। टॉप पे है स्मॉलेस्ट मेमोरी। एज यू गो डाउन, अभी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, एज यू गो डाउन वो मेमोरीज होते हैं जो सबसे स्लो होते हैं, जो सबसे सस्ते होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं और जिनको प्रोसेसर सबसे कम एक्सेस करते हैं। आई ऑल क्लियर? मैंने सारे प्रॉपर्टीज बोल दिए। अब देखना है इसमें से रॉन्ग कौन सा है, विच इज नॉट करेक्ट। डिक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट, डिक्रीजिंग कॉस्ट मतलब सस्ता मेमोरी, ये तो करेक्ट है। ये पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, समझे ना? ये तो करेक्ट है। इंक्रीजिंग कैपेसिटी वो भी करेक्ट है, एज यू गो डाउन मेमोरी बड़ा होते जाता है। डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम, शब्द पे ध्यान देना, डिक्रीजिंग स्पीड नहीं बोला है,
डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम कम होता है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। एज यू गो डाउन स्पीड थोड़ी बढ़ता है, एज यू गो डाउन स्पीड तो स्लो होते जाता है। फास्टेस्ट इज कैश, देन कम्स रैम, देन कम्स हार्ड डिस्क, देन कम्स क्लाउड। क्लाउड इज द स्लोएस्ट एज यू कैन अंडरस्टैंड। सो एज यू गो डाउन एक्सेस टाइम बढ़ता है, इधर लिखा है डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम, सो दिस is the answer. This is the wrong option, which means the correct answer for us. Are you clear? कोई क्वेश्चन है which is not correct. ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या है। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऑफ द मेमोरी, नहीं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, विच मीन्स एज यू गो डाउन प्रोसेसर वो मेमोरीज को सबसे कम यूज करता है। प्रोसेसर का फंडा क्या है, जब मैंने मेमोरी हायरार्की आपको सिखाई है, क्या बोला है, आपका मूवी आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, जब आप उस पर क्लिक करते हो प्रोसेसर वो मूवी को कॉपी कर लेता है इनटू रैम, पूरा नहीं, पेज बाय पेज, याद है कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। फिर वो पेज में से ब्लॉक्स कॉपी करते हैं इनटू कैश, फिर वो कैश को एक्सेस करता है, सारा काम कैश पे होता है। अब अगर एक बाइट कैश में नहीं मिला, उसको बोलते हैं मिस, मिल गया तो बोलते हैं हिट, जब नहीं मिला बोलते हैं मिस। वो मिस के टाइम पे प्रोसेसर जाता है मेन मेमोरी में, उधर से खाली वो बाइट नहीं लाता है, पूरा ब्लॉक लाता है। तो उससे फायदा क्या होता है, बाकी का एक्सेस जो कैश में होएगा वो फास्ट होएगा, मतलब मेन मेमोरी में एक बार जाएगा, पूरा ब्लॉक लेके आ जाएगा, फिर पूरा काम कैश से करेगा, विच मींस स्लो, जो क्लोजेस्ट मेमोरीज है उस पे सबसे ज्यादा काम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस इज द हाईएस्ट एट दोज मेमोरीज विच आर क्लोजर टू द प्रोसेसर। जैसे हम प्रोसेसर से दूर जाते हैं, प्रोसेसर वो मेमोरीज को कम और कम एक्सेस करता है। So decreasing frequency of access of memory by the processor is true. Either पूछा है which is not correct. So this is not our answer. The only valid answer over here, which is of course which one पूछा था, तो यही है, एक है which is decreasing access time. समझा? Did you see कितना detailed explanation है? मैं ऐसे ही दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है वर्ड टू वर्ड थोड़ी सेम क्वेश्चन रिपीट होएगा ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। Obviously, these are exams that decide the future of Indian government. Top officials इस एग्जाम से प्लेस होके आगे बढ़ते हैं। So obviously they want to select the cream of the crowd. तो कोई क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, टॉपिक्स तो यही है, टॉपिक्स तो नए नहीं बना सकते, सब्जेक्ट तो वही है, तो यही टॉपिक में से कुछ और आएगा। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूं तो मैंने आपके लिए ये टॉपिक कवर करवा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, दोबारा याद दिला रहा हूं, जिसको आंसर ऑलरेडी मालूम है, जिसके लिए ये टॉपिक पूरा ऑलरेडी क्लियर है, नेक्स्ट 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 यूट्यूब पे नेक्स्ट 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 5-6 बार दबाओ, बस इधर नजर रखो, इधर चेंज होएगा, क्वेश्चन नंबर चेंज होएगा, फिर जब ईयर चेंज होएगा तो इधर ईयर चेंज होएगा, एटसेट्रा, ब्रांच चेंज होएगा, सो ऑन। सो बस इधर नजर रखो एंड यू आर सॉर्टेड। Which one of the following, next question, which one of the following is the disadvantage of software poll? पढ़ो, आप ही पढ़ो, पढ़ो, हाँ, मैं क्यों पढ़ के बताऊं, आप पढ़ो तो सही, उतनी मेहनत तो खुद भी कर सकते हैं, है कि नहीं। टाइमिंग, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर पोल क्या हो गया इसको। मैं ये लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूं बिकॉज इसका रिफ्लेक्शन बोर्ड पे आ रहा है, देखो अभी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ सॉफ्टवेयर पोल, टाइमिंग, एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेजी चेनिंग। वाह, कुछ भी, कुछ भी मालूम है डेजी चेनिंग क्या होता है। डेजी चेनिंग, पोलिंग एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट आर मेथड्स टू सॉल्व बस कंटेंशन। बस कंटेंशन क्या होता है, जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, क्लोजली एंड लूजली। क्लोजली कपल्ड सिस्टम में एक ही बस होता है, सब उसी को यूज करते हैं। लूजली कपल्ड सिस्टम में सबका अपना अपना लोकल बस होता है और एक शेयर्ड बस होता है, और वो शेयर्ड बस पे कंटेंशन होता है, और कंटेंशन को सॉल्व करने के लिए डेजी चेनिंग, पोलिंग एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट, ये तीन मेथड्स यूज होते हैं। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। डेजी चेनिंग दूसरा भी है, पर डेजी चेनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है पता है, जो आईपीएल में चलता है पूरे 2 महीने, ईच वन वन बाय वन, ईच वन वन बाय वन, ये प्रोसेस को बोलते हैं डेजी चेनिंग। तो अगर प्रोसेसर एक एक डिवाइस को, अब प्रोसेसर को 4 डिवाइस चेक करने, ए बी सी डी, वापस ए बी सी डी, इसको बोलते हैं डेजी चेनिंग, चेकिंग डिवाइसेस वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। तो उससे टाइमिंग थोड़ी इंप्रूव होएगा, उससे खाली शेयर ऑफ डिवाइस इंप्रूव होता है, इफ यू नो व्हाट डेजी चेनिंग, बट वो सब नहीं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सॉफ्टवेयर पोल, ओके,
delay and it can be rectified by vectored interrupt. बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं फिर इस पे आएंगे. Longest routing and it can be rectified by multiple interrupt lines. Response time and it can be rectified by interrupt controller. चलो उल्टा जाता हूं, पहले ये तो नहीं है, फर्स्ट वाला तो नहीं, वो बोल दिया. I want to reach the correct option at the end. If you're smart, you figured it out. Response time, हाँ, response time is a problem, but it can be rectified by interrupt controller. Interrupt control इसके लिए नहीं होता है. Interrupt control होता है when you have multiple interrupt lines. उसको combine करने के लिए interrupt control होता है, which is not for response time, is to identify the ISR address. ये पूछा किसके बारे में, ये जो लाइन है ये किसके बारे में, ये 8259 के बारे में. इंटरप्ट कंट्रोलर, उसका काम है अलग अलग इंटरप्ट लेके प्रोसेसर को देना. प्रोसेसर जब आईएसआर एड्रेस मांगेगा, करेक्ट आईएसआर एड्रेस देना. सो ये आंसर नहीं है. लॉन्गेस्ट रूटिंग, ओके, एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस. नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस अकेले होंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, फिर लगेगा वापस इंटरप्ट कंट्रोलर, बट वो चीज का फिर इससे रिलेशन नहीं है. इंटरप्ट कंट्रोलर रिस्पॉन्स टाइम को रेक्टिफाई करने के लिए नहीं होता है. इंटरप्ट कंट्रोलर तो आईएसआर एड्रेस देने के लिए होता है. मतलब ये सब क्या है, ऑप्शंस बनाए हुए हैं बस गोल गोल बात करने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए. द रियल आंसर इज पोलिंग और इंटरप्ट्स. कीपिंग इट शॉर्ट. ये दोनों क्या है, देखो, एज अ टीचर ना हमेशा इच्छा होती है सब कुछ बोलो, मगर इससे फिर पूरा टॉपिक आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और जितने क्वेश्चन में वो करने वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके लिए 1-2 दिन लगेंगे. सो कमिंग बैक, दो बेसिक मेथड्स है आईओ डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करने का. फर्स्ट, मैं प्रोसेसर हूं, आप चार दोस्त हो, ए बी सी डी, चारों आईओ डिवाइसेस हो. मैं ए को चेक करूं, डेटा ट्रांसफर करना है क्या, नहीं, ठीक है, मैं बी को चेक करूं, मैं सी को चेक करूं, फिर मैं डी को चेक करूं, फिर मैं ए को चेक करूं, फिर बी को चेक करूं. तो ये होता है सॉफ्टवेयर पोलिंग. पोलिंग का मतलब होता है आस्किंग. तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जैसे मैं टीचर हूं, हर बच्चे को पूछ रहा हूं, डू यू हैव अ डाउट, डू यू हैव अ डाउट, डू यू हैव अ डाउट. हाउ स्टूपिड. मैं क्यों पूछूं एक एक से, डू यू हैव अ डाउट, डू यू हैव अ डाउट, डू यू हैव अ डाउट. भाई मैं अपना काम करता हूं ना. इफ यू हैव अ डाउट, यू इंटरप्ट मी. दिस इज इंटरप्ट्स, द ऑपोजिट ऑफ पोलिंग. पोलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है पूछने का, डाउट है क्या, डाउट है क्या, सो तो किसी का डाउट ही नहीं है, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ. उससे तो अच्छा मैं अपना काम करूं, जिसको डाउट है, जैसे लेक्चर में होता है, हर बच्चे को जिसको डाउट होता है दे रेज अ हैंड, हम डाउट सॉल्व करते हैं. जो बच्चे लेक्चर्स बैठते हैं हमारे अनअकैडमी में, उनको मालूम है सिंपल डाउट वाला बटन दबाओ, उधर ही डाउट सॉल्व होता है. उधर तक भी जाने की जरूरत नहीं, चैट में ही लिख दो, उधर ही डाउट सॉल्व हो जाता है. दैट इज इंटरप्टिंग, दैट इज द राइट थिंग टू डू. इंटरप्ट्स में दो टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, नॉन वेक्टर्ड एंड वेक्टर्ड. नॉन वेक्टर्ड में जब इंटरप्ट आता है, प्रोसेसर को आईएसआर एड्रेस नहीं मालूम है, फिर प्रोसेसर आईएनटीए बार देता है, फिर आईएसआर एड्रेस लेता है, फिर आईएसआर करता है, तो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट स्लो होते हैं. आप बोलोगे सर आंसर बोल दो ना, क्या कर रहे हो, यही क्वेश्चन वापस नहीं आएगा. ये जो सब बातें मैं बोल रहा हूं, इन पे क्वेश्चन बेस होके आएगा. अभी अभी मैंने क्या बोला, अभी अभी क्या बोला, रिवाइंड करो 10 सेकेंड. नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में प्रोसेसर को आईएसआर एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो फिर वो आईएनटीए बार भेजते हैं आईएसआर एड्रेस लेने के लिए. वेक्टर्ड इंटरप्ट में प्रोसेसर को आईएसआर एड्रेस ऑलरेडी मालूम होता है, तो जैसे ही इंटरप्ट आएगा तुरंत आईएसआर एग्जीक्यूट होता है, विच मींस द डिले इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर पोल, जो मैंने बोला एक एक को चेक करना, एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग वेक्टर्ड इंटरप्ट. ये सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है. प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? So which one of the following is the disadvantage? This delay is the disadvantage and it can be rectified by vectored interrupt. Is that clear? मतलब ये एक क्वेश्चन में उन्होंने पूरा पोलिंग मेथड इंटरप्ट मेथड का कॉन्सेप्ट को निचोड़ के रख दिया है. इतने ऑप्शंस दिए, जिसको सब मालूम है वो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. ऐसे ही जो मन में है वो टिक कभी मत करना. ये एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर पूरा कॉन्फिडेंट हो कि समझ में आया और आई एम श्योर दिस इज राइट आंसर, तो क्लिक करो. नॉट टेकिंग एंड नॉट गिविंग एन आंसर हैज नो नेगेटिव मार्क्स, but giving a wrong answer has negative marks, so it can backfire. Keep that in mind. Chalo, next question. Which one of the following is not related to CISC architecture? Come on.
ये बात मेरी ध्यान से सुनो, वो बच्चे जो 4 दिन बाद एग्जाम देने जा वाले हैं, 3 दिन बाद, वॉटेवर, रिस्क एंड सिस्क का कंपैरिजन एकदम अच्छे से करना। 10-12 पॉइंट, 13-14 पॉइंट लिखने को तो हम 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 10-12 मेन पॉइंट है, अच्छी तरह से पढ़ना। टेक इट फ्रॉम मी, बिग चांस इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जरा पेपर्स जहां पे मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक तो आएगा, शायद 2 भी हो सकते हैं। रिस्क एंड सिस्क का कंपैरिजन, चलो मेरे को कंपैरिजन बोलो, मैं उधर पॉइंट्स नहीं देख रहा हूँ, पॉइंट्स के बाद में आएंगे। बोलो कंपैरिजन, जिसको रिस्क सिस्क अच्छी तरह से आता है सीधा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। कंपेयर मैं देखूंगा वीडियो टाइम में कौन मूव हुआ है इधर, इससे मेरे को समझ में आएगा हाउ मच आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर, कम ऑन। सो रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। जो ओरिजिनल कंप्यूटर्स थे वो सिस्क, मतलब ओरिजिनल मतलब पावरफुल प्रोसेसर्स जो थे, जो इंटेल फैमिली था। फिर आया मॉडर्न फैमिलीज ऑफ प्रोसेसर जिसमें रिस्क प्रोसेसर्स आते हैं। आपने सुना होगा आर्म, आप आर्म का तो फुल फॉर्म ही एडवांस रिस्क मशीन। आपने सुना होगा एप्पल M1, M2, M3, M4 जो एप्पल सिलिकॉन है। स्नैपड्रैगन तो सबने सुना ही हुआ है, क्वालकॉम, ये सब पिक माइक्रो कंट्रोलर जो आज की दुनिया के पावरफुल प्रोसेसर्स है, एनवीडिया, STM, दे आर ऑल बेस्ड ऑन रिस्क। जो बच्चों ने मेरे साथ COA पढ़ा है, हमने लंबी जर्नी की है, 36 लेक्चर्स लिए हैं, बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ा है। बार बार मैंने ये बात बोली है, अगर माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में करियर बनाना है, रिस्क प्रोसेसर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, ये फ्यूचर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, उसमें रिस्क प्रोसेसर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिस्क प्रोसेसर्स अच्छी से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। द बेस्ट वन टू स्टार्ट लर्निंग इज आर्म, वो बहुत यूज होते हैं, और जिसको आर्म समझ में आया उसको STM समझ में आता है, उसको बहुत सारी चीजें, रास्पबेरी पाई, ये सब के प्रोग्रामिंग करना बहुत ईजी हो जाता है इफ यू अंडरस्टैंड आर्म प्रोसेसर्स। ठीक है ना, अभी कंपैरिजन शुरू करते हैं। सिस्क इज अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, रिस्क इज रिजिड। एनीथिंग इन कंप्यूटर्स जो फ्लेक्सिबल होता है बाय डिफॉल्ट स्लोअर होता है, जो रिजिड होता है वो फास्टर होता है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्क में? सिस्क में वेरिएबल इंस्ट्रक्शन साइज होता है, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। रजिस्टर से काम करना है रजिस्टर से करो, मेमोरी से काम करना है मेमोरी से करो। ऐड विद रजिस्टर अलाउड है, ऐड विद मेमोरी अलाउड है। सबट्रैक्ट विद रजिस्टर अलाउड है, सबट्रैक्ट विद मेमोरी अलाउड है। अच्छा, विद मेमोरी में भी ऐसे नहीं बस सीधा मेमोरी, उसमें भी बहुत ऑप्शन है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करो, इनडायरेक्ट करो, जो इनडायरेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। नॉर्मल इनडायरेक्ट करो, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस इंडेक्स, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स, ये सब मस्ती सिस्क प्रोसेसर में। ऐसे नहीं है कि रिस्क प्रोसेसर में ये सब एड्रेसिंग मोड्स नहीं है मगर खाली लोड स्टोर के लिए, खाली लोड स्टोर के लिए। रिस्क प्रोसेसर बोलते हैं मेमोरी में जाना है तो खाली डेटा लेने जाओ जिसको बोलते हैं लोड, या डेटा भेजने जाओ जिसको बोलते हैं स्टोर। बाकी का कोई काम मेमोरी के साथ नहीं होएगा। जिसको रिस्क सिस्क नहीं मालूम है, देखो ये 2 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क बता रहा हूं। रिस्क बोलते हैं सारा ऑपरेशंस खाली रजिस्टर्स पे होएगा, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड, और एक्स, और ये सब रिस्क में भी होते हैं, सिस्क में भी होते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चा बोलता है रिस्क का मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट छोटा कर दिया, मतलब ऐड रखा है सबट्रैक्ट निकाल दिया मल्टीप्लाई रखा है डिवाइड निकाल दिया, इंक्रीमेंट रखा है डिक्रीमेंट निकाल दिया। ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ये मतलब नहीं आधे इंस्ट्रक्शन निकाल दिए। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है ऐड होएगा तो एक ही तरीके से होएगा, ओनली विथ रजिस्टर्स। वेयर एज सिस्क में ऐड रजिस्टर के साथ भी अलाउड है, मेमोरी के साथ भी अलाउड है, उसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग भी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, द होल थिंग व्हिच आई जस्ट सेड राइट नाउ। तो उससे इंस्ट्रक्शन सेट एक्सपांड होता है। रिस्क में इंस्ट्रक्शन सेट एकदम कॉम्पैक्ट रहता है। आर यू क्लियर? क्योंकि सारे ऑपरेशंस ओनली अलाउड विथ रजिस्टर्स, मेमोरी के साथ खाली लोड एंड स्टोर अलाउड होता है। तो इसका फायदा क्या होता है? फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन डू नॉट इंटरफियर विथ ईच अदर। ये पाइपलाइनिंग का हमने कौन सा हैजर्ड बचाया? स्ट्रक्चरल हैजर्ड। याद है पाइपलाइन में पूरा सब्जेक्ट के सारे तार साथ में जोड़ रहा हूं क्योंकि वही होना चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है तो आपको मेरी अभी बोली हुई बात समझ में आनी चाहिए।
पाइपलाइनिंग मतलब हमको फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एक साथ करना है, एक ही इंस्ट्रक्शन का नहीं, एक फेच हो रहा है, दूसरा डिकोड हो रहा है, तीसरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा। तो उसमें ईच प्रोसेस शुड नॉट इंटरफियर विद द अदर। वो कब होएगा? इन अ रिस्क प्रोसेसर, क्योंकि एग्जीक्यूशन रजिस्टर पे होएगा, मेमोरी पे नहीं होएगा, तो उस वक्त फेचिंग हो सकता है। वेराज इन अ सिस प्रोसेसर अगर एग्जीक्यूशन भी मेमोरी में, तो फेचिंग कैसे होएगा? फेचिंग के लिए भी तो मेमोरी में जाना है, एक बस में एक टाइम पे दो वैल्यू नहीं हो सकते, तो इसमें बबल्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हैजर्ड। इसके लिए सिस का परफॉर्मेंस पुअर होता है, पाइपलाइनिंग पुअर होता है, रिस्क का परफॉर्मेंस हाई होता है, excellent pipelining, but lot of dependence on registers, which means it needs too many registers. It requires less addressing modes. It has compact instruction size, fixed instruction size. बोल दिए बहुत सारे पॉइंट्स, यही क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, जितना मेरा तजुर्बा है ये सब्जेक्ट सिखाने का 25 years, पिछले 5 मिनट में मैंने जो सिखाया ना, बिग चांस, ऐसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो फिर आई बी ओवर स्टेपिंग कि मैं तो पेपर नहीं सेट कर रहा हूँ, एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना कम। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, पिछले 5 मिनट में जो मैंने बोला, उसमें से कोई ना कोई पॉइंट पे यू गोना गेट अ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 2 days। ठीक है, हर शब्द पे ध्यान दो। अगेन, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मेरे से लेक्चर्स में पढ़ा है, तो ये बात मेरे से बहुत सुनिए, हर शब्द पे ध्यान दो। कोई भी बोली हुई बात, मेरी कोई भी बोली हुई बात क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, इसके लिए हम अनअकैडमी में हर लेक्चर का वीडियो भी देते हैं। आप लेक्चर लाइव बैठो, 1 घंटे के अंदर आपके पास वो पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है, सो दैट यू कैन वॉच इट ओवर एंड ओवर अगेन, सो दैट आप हर बात को बराबर से एब्जॉर्ब करो। चलो, नाउ बेस्ड ऑन व्हाट आई सेड राइट नाउ, देखो इसमें से क्या करेक्ट आंसर। अभी मैंने पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, अब आपका गेम है। कम ऑन, which one of the following is not related to CISC? Not related to CISC. Typically 100 to 250 instructions, इतने सारे instructions CISC में होते हैं, so not related to CISC doesn't apply. 5 to 20 addressing modes, इतने सारे addressing modes CISC में होते हैं कि CISC पूरा काम मेमोरी से करते हैं, so this does not apply. Fixed length instructions, this is a RISC property, this is the characteristic of a RISC processor. मैंने बच्चों को बोलता हूं, अगर मेरे को सच्ची में डिस्टिंग्विश बनाना है ना रिस्क और सिस्क का, इतने पॉइंट्स भर दूंगा कि मतलब खत्म ही नहीं होएगा। 80 मैं आई एम द ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, आई राइट टेक्स्ट बुक्स। 8086 का पूरा बुक लिखा हुआ है और आर्म का बुक लिखा हुआ है, दोनों का पूरा बुक ले लो, वही डिस्टिंग्विश है, बिकॉज एक सिस प्रोसेसर एक रिस्क प्रोसेसर है, हर चीज दोनों में अलग है। सो बोलने के लिए हम बहुत पॉइंट्स बोल सकते हैं, मगर जहां पे भी मैंने ये डिस्टिंग्विश लिखा है रिस्क सिस का, हमेशा फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, दिस इज द characteristic feature of a RISC processor. It has fixed instruction size. तो हर इंस्ट्रक्शन फेच होने में सेम टाइम लगता है, whereas सिस प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन फेच होने में वेरिएबल टाइम लगते हैं। अगेन, पूरा पाइपलाइनिंग खराब हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि हम फेच, एग्जीक्यूशन, डिकोडिंग ओवरलैप करते हैं। अगर फेचिंग का टाइम वेरिएबल है तो ओवरलैप कैसे होएगा? सो इसीलिए रिस्क प्रोसेसर्स आज की दुनिया में इतना, इफ आई कैन यूज द वर्ड, धमाल मचा रहे हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली हाई है। मतलब ऐसे नहीं कि सिस्क में परफॉर्मेंस नहीं मिलते, मिलते हैं, मगर सिस्क में परफॉर्मेंस लाने के लिए एक्सट्रीमली हाई क्लॉक्स लगते हैं, बहुत अलग चीजें लगती है, जिसकी वजह से प्रोसेसर का कॉस्ट इंक्रीज होता है। Whereas RISC processor, even at very low cost and very low clock speeds, can give very high performance because extreme pipelining, because of this beautiful architecture जो RISC ने create किया है, which is totally based on registers, not on memory. Instructions that manipulate operand on memory. This is a typical CISC property. This is CISC, this is CISC, this is CISC, CSC. This is the RISC property. So this is what does not apply to a RISC architecture, to a CISC architecture. Are you clear? चलो, कितने 3 क्वेश्चन हुए, टाइम कितना हुआ है लेक्चर का? हाँ, अगर आपको लगे हाँ सर इसमें इतना टाइम लगा 3 क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो है ही, जो मेन में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी है, और उन बच्चों के लिए है मेनली जो अभी तक ये समझे नहीं है कि कितना आसान है ईएससी को क्रैक करना, और कितना इंपॉर्टेंट है ईएससी अगर क्रैक किया तो।
इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है जिसमें दिमाग को सच्ची में अप्लाई करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सीखा, अगर आपने लेक्चर्स बैठ भी लिए बस, ये क्वेश्चन तो आप आराम से आंसर कर लोगे कि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए, ये सब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हेन यू कंपेयर दिस टू गेट, गेट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गेट का लेवल इससे बहुत ज्यादा ऊपर होता है तो सेम सब्जेक्ट। देखो इसको कितना इजी है क्रैक करना। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग इट, जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स। आई टीच फॉर बोथ, सो मुझे पता है। ठीक है, पे अटेंशन। व्हेन द, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। मालूम है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है, मालूम है कि नहीं? तो जब मैं पढ़ाता हूँ, द रीजन आई एम स्माइलिंग इज, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे सेम क्वेश्चन में पूछता हूँ, मालूम है एसिंक्रोनस सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, हाँ बच्चे ट्राई टू गिव आंसर्स और इतने गलत आंसर्स देते हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये सब गलत चीजें सीखी है। फिर पूरा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। इसको समझाना, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को सच्ची में समझाना बहुत लंबा प्रोसेस है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट हियर, क्योंकि उसके लिए 20, 25, 30, 35 मिनट लगेंगे बस खाली ये सिंक और एसिंक को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देके आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिंट, इतना समझा दूंगा कि आपको ये आंसर समझ में आए, मगर इन डिटेल सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों बहुत काम के हैं। सो विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, वापस नॉट करेक्ट पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो प्लीज। नॉट करेक्ट फॉर एन एसिंक्रोनस सिस्टम। चलो पहले बता देता हूं, छोटा सा टीचर है, कैन नॉट होल्ड बैक, भले टाइम लगे थोड़ा ज्यादा, बता देता हूं व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। आई डोंट वांट एनीवन टू फील लेफ्ट आउट। इन सिंक्रोनस, डेटा के साथ क्लॉक दिया जाता है। जब डेटा आएगा तब क्लॉक आएगा, जब डेटा नहीं आ रहा है तब क्लॉक डेड है, जब डेटा आएगा तब वापस क्लॉक आएगा। तो क्लॉक को देख के समझ में आता है डेटा कब आ रहा है। इन शॉर्ट दैट इज सिंक्रोनस। इसमें और बहुत है समझाना, बट इन शॉर्ट दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, कोई कोई असिंक्रोनस भी बोलते हैं, ठीक है, जो बोलना है बोलो, उसमें खाली डेटा लाइन होता है, क्लॉक लाइन नहीं होता है। तो ये कैसे समझेगा कि डेटा कब आ रहा है और लाइन डेड कब है? जब लाइन फ्लक्चुएट होएगा, नहीं जरूरी नहीं है डेटा में लाइन फ्लक्चुएट होएगा, मे बी मेरा डेटा ऑल वंस है तो फ्लक्चुएशन तो आएगा ही नहीं, मे बी मेरा डेटा ऑल जीरो है तो फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं। तो मुझे कैसे समझ में आएगा डेटा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है? उसमें डेटा के पहले एक स्टार्ट आता है जिसको बोलते हैं जीरो, जो जिसका वैल्यू होता है जीरो, कंपल्सरी, नॉट बिकॉज आई चोज इट, दिस इज यू आर्ट स्टैंडर्ड। यू आर्ट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सल मतलब ये दुनिया में इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, ये भरत सर का नहीं है, ये ईएससी एग्जाम के सिलेबस का नहीं है, ये स्टॉलिंग्स बुक का नहीं है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, समझे कि नहीं? स्टार्ट हमेशा क्या होएगा? जीरो। फिर आएगा 8 लेवल्स ऑफ डेटा, जो जीरो हो, वन हो, सारे जीरो हो, सारे वन हो, डजेंट मैटर। उसके बाद आएगा एक स्टॉप बिट जो हमेशा वन होता है, जिसके वजह से डेड लाइन सारे टाइम वन पड़ा रहता है। अभी मैंने ये रिमोट कंट्रोल उठाया, अब मैं एक बटन दबाने वाला हूं, जो भी बटन दबाऊंगा उधर एसी में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से एसी एक्ट होना चाहिए। क्या एसी को मालूम है मैं बटन कब दबाने वाला हूं? क्या ऐसे होना चाहिए कि मैं बटन दबा रहा हूं और एसी सो रहा है वो ध्यान ही नहीं दे रहे? नहीं, मेरा हर बटन एसी पकड़ता है। तो उसको कैसे मालूम बटन मैं कब दबाने वाला हूं? अभी मैंने रिमोट हाथ में ले लिया, क्या वो एक्साइट हो जाएगा? अभी उसकी तरफ पॉइंट हो गया, क्या वो एकदम एक्साइट हो जाएगा अभी अभी आएगा अभी आएगा? उसको मालूम ही नहीं है। ये लाइन हमेशा जब डेड होती है तब वन होती है, समझ में आया? रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। अ डेड लाइन इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज वन। अब जब मैं कोई भी बटन दबाऊंगा, वो बटन के डेटा के पहले एक स्टार्ट जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू जीरो है, ये डिप रिसीवर को जगाता है, बोलता है अब डेटा आएगा। अब वो 8 सैंपल्स लेगा, जैसे मैंने कहा जीरो हो, वन हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बटन के अलग अलग वैल्यू होते हैं, बट जो भी हो उसके पीछे एक स्टार्ट जाएगा जो लाइन को वापस हाई पुल कर देगा, और डेड लाइन हमेशा वन रहेगा। अब अगला डेटा कब आएगा किसी को भी नहीं मालूम, उसको थोड़ी मालूम बटन कब दबाऊं, शायद नहीं दबाऊं, शायद दबाऊं, कभी भी दबाऊं, जब भी अगला डेटा आएगा पहले एक स्टार्ट आएगा जो जीरो होएगा। दैट स्टार्ट विल मेक द रिसीवर वेक अप, फिर वो सैंपल लेगा 8 सैंपल्स ऑफ डेटा, फिर स्टॉप विल अगेन मेक द लाइन गो हाई। दिस इज द मीनिंग ऑफ एसिंक्रोनस। चलो समझा दिया।
एज अ टीचर यू कांट स्टॉप होल्ड बैक, बट इससे और भी बहुत ज्यादा है, ये मत सोचो आ गया, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये मत सोचो आ गया, बट आई हैव गिवन यू मोर देन व्हाट आई हैड प्लान टू गिव जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस आंसर। अब ये जो समझे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, अब जवाब दो विच इज द करेक्ट आंसर, अब मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। When the character is not being sent, the line is kept in zero state. नीचे से आना चाहिए था, यही आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस ये है जब कुछ नहीं आता है तो लाइन का वैल्यू 1 होता है, अ डेड लाइन इज 1, बिकॉज इसके बाद जब कुछ आएगा तो स्टार्ट आएगा जो हमेशा 0 होता है। सो दिस इज द आंसर। ये गलत चीज है कि लाइन इज केप्ट 0, लाइन इज नॉट केप्ट 0, लाइन इज केप्ट 1। सो दिस डज नॉट अप्लाई, पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, हाँ समझे ना, this does not apply, this is false। बाकी ये 3 ट्रू है, देख लो। the initiation of a character of transmission is detected from the start bit which is always 0। एकदम करेक्ट, जैसे मैंने बोला ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये यूआर्ट स्टैंडर्ड है, स्टार्ट हमेशा 0 होता है। सो दिस इज ट्रू। The character bit always follows the start bit। start के बाद आता है character, character मतलब डेटा, डेटा को character बोलते हैं। the character bit comes after start which is true। after the last bit of the character is transmitted, the stop bit is detected। after the last bit of character, stop bit is detected। absolutely true। ये true है, ये true है, ये true है, ये false है। false क्यों है? क्योंकि start का value 1 होता है, 0 नहीं होता है। so the correct answer is A। please tell me, did you understand? yes। 4 क्वेश्चन हुए, बहुत करने हैं, जितने अभी होंगे उतने होंगे। मेरा शाम को लेक्चर है, उसके बाद शायद मैं आपके लिए लेक्चर के बाद ओवरनाइट बैठ के एक और एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन और बना दूंगा। मेरे को सिर्फ आंसर्स नहीं देने, उससे क्या करना है, सिर्फ आंसर्स का क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन टाइप, अब आजकल तो आपको गूगल भी नहीं चाहिए, चैट जीपीटी आंसर बता दे। सिर्फ आंसर से कुछ नहीं, वो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी चैट जीपीटी देगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उससे बहुत आगे जा रहा हूं, मैं उसके इर्द गिर्द की सारी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस आएगा ही नहीं, आएगा इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, कभी को ऐसे में लोग बोलते हैं टीचर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी। ठीक है, आई लव एआई माई सेल्फ, मेरा कूपन कोड है भरत.ai। बहुत प्रिपेयर कर रहा हूं एक फुल कोर्स ऑफ एआई का, जब रेडी हो जाएगा वो लेके आऊंगा। सो आई माई सेल्फ एन एब्सोल्यूट लवर ऑफ एआई एंड आई यूज इट अलॉट। बट यस, ह्यूमन टच इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। जैसे मैंने कहा, जो मैं बता रहा हूं इज मच मोर देन व्हाट अ चैट जीपीटी विल टेल यू, एंड सर्टेनली अ लॉट मोर देन व्हाट गूगल विल टेल। तो वही तो करना है, इसलिए तो हम ले रहे हैं लेक्चर। वरना अगर आपको इधर उधर से मिल जाएगा तो फिर न तो आप ये लेक्चर देखोगे, न तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा लेक्चर बनाने में। तो इसीलिए मैं वो बता रहा हूं जो उन सबसे ज्यादा है। तो हर क्वेश्चन के पीछे मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं। जिसको आता है वो टॉपिक फास्ट फॉरवर्ड करके इधर नजर रखो, आपको अपना आपका अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वापस नॉट करेक्ट, हर जगह पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, हाँ ध्यान देना। इज नॉट करेक्ट अबाउट रैम्बस डी रैम। अब ये क्या है? मालूम है रैम? मालूम है रैम? रैम 2 किस्म के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फिर सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एस डी रैम। तो बच्चा बोलता है हाँ सर स्टैटिक डायनेमिक, और क्या, ऐसे कुछ नहीं। स्टैटिक डायनेमिक हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट मर्ज दीज टू टेक्नोलॉजीज। एस रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। देखो रैम करता क्या है, डेटा स्टोर करता है। डेटा क्या, डेटा का मतलब क्या, सॉन्ग, मूवी, इमेजेस, वर्ड फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, पीपल्स मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सब डेटा है। इन सब में कॉमन क्या है, ये सब स्टोर होते हैं जीरोस एंड वंस। एवरी इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज जीरोस एंड वंस। तो अगर आपको रैम समझना है, आपको ये नहीं समझना है हाउ टू स्टोर अ सॉन्ग या हाउ टू स्टोर अ मूवी, आपको ये समझना है हाउ टू स्टोर 1 बिट।
वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर वन बिट, उसी को मिलियंस ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू हैव स्टोर्ड अ सॉन्ग, billions of times multiply karo, you have stored a movie, and so on. The idea is how to store one bit. That's where the concept boils down to. वन बिट को स्टोर करने के लिए या तो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करें, जिसको हम सेट या रीसेट करके एक बिट को स्टोर कर सकते हैं, या तो हम कैपेसिटर यूज करें, जिसको हम चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, विच मीन्स लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0। तो ये है दो टाइप के रैम, एक फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, एक कैपेसिटर यूज करता है। तो एसडी रैम इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यू कैन कंबाइन फ्लिप फ्लॉप एंड कैपेसिटर। एसडी रैम कुछ और होता है जिसमें मैं 1 मिनट में आऊंगा। क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, ये बहुत फास्ट होता है। कैपेसिटर यूज करता है, ये स्लो होता है, क्योंकि बचपन से आज तक करते आ रहे हैं। कैपेसिटर्स हैव देयर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम, ये स्लो होता है। अगर उधर रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, अब कौन सी चीज का रिफ्लेक्शन है, कोई बात नहीं। तो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, हाँ निकल गया, परफेक्ट। तो वो कैपेसिटर को चार्ज एंड डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो उसके वजह से वो स्लो होते हैं। इज दैट क्लियर? तो एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप में खाली स्टेट चेंज होता है, कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम नहीं होता है। सो वो रैम जो कैपेसिटर्स यूज करता है वो स्लो होता है। अभी तक मैं अपने क्वेश्चन पे आया ही नहीं हूं, क्यों? क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। रैम पे पूछ लिया ना क्वेश्चन, अभी रैम पे कुछ भी आ सकते हैं, तो इसके लिए मेरे को पहले ये देना था, शायद इसी में से एक क्वेश्चन आ जाए। Which is faster? SRAM. Why? Because it uses flip-flop. What is slower? DRAM. Because you use capacitor. Why? Because capacitors have to be charged and discharged. समझा इधर तक? अब हमारे कंप्यूटर में जो रैम है, 8 GB रैम, 12 GB रैम, 16 GB रैम, जितना है ना आपके कंप्यूटर में, बोलते हो ना मेरा इतना बड़ा रैम है, कौन सा रैम है वो? एस रैम या डी रैम? फास्टर कौन सा होता है? एस रैम। आपके कंप्यूटर में कौन सा है? डी रैम। मेरे कंप्यूटर में, मैक में भी डी रैम है। क्यों? क्योंकि एस रैम बहुत महंगा होता है। चलो आ गया एक और पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, एस रैम बहुत बड़ा महंगा होता है। कंप्यूटर्स का थंब रूल है, एनीथिंग फास्टर इज एक्सपेंसिव, एनीथिंग चीपर इज स्लोअर, बिकॉज इफ समथिंग इज फास्टर एज वेल एज चीपर, तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन यूज नहीं होएगा, ऑब्वियस बात है। सो SRAM इज वेरी फास्ट बट वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए जो हमारा मेन रैम होता है वो डी रैम होता है, और एस रैम कैश में यूज होता है। एक और डिस्टिंग्विश पॉइंट आ गया, कैश इज एस रैम, मेन रैम इज डी रैम। समझा? अब क्योंकि हमारा मेन रैम डी रैम होता है, यस इट इज स्लो बिकॉज इसमें कैपेसिटर्स है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, इट इज स्लो, बट एटलीस्ट ये स्लोनेस को हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए डी रैम के दो सब टाइप है, जिसको बोलते हैं एस डी रैम एंड आर डी रैम। अब आ रहा हूं मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एस डी रैम एंड आर डी रैम, एस डी रैम को बोलते हैं सिंक्रोनस, अभी पढ़ा था ना थोड़ी पहले सिंक्रोनस, वापस आ गया। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ना बहुत काम की चीज होती है, वही कॉन्सेप्ट फिर हर जगह पे यूज होते हैं। सिंक्रोनस डी रैम एंड रैम्बस डी रैम, आर डी रैम। ठीक है? सिंक्रोनस डी रैम मतलब डेटा क्लॉक के स्पीड पे चलेगा। आर डी रैम मतलब एक डेडिकेटेड बस है कॉल्ड रैम बस, जिसके ऊपर वो रैम कनेक्ट होएगा। ये बस अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इट वर्क्स एक्सट्रीमली फास्ट, मगर द सेटअप इज फार मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये रैम के लिए अलग बस है, बाकी के सिस्टम के लिए अलग बस है। कनेक्शंस बढ़ेंगे, पिंस बढ़ेंगे, मदरबोर्ड का साइज बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड सो ऑन। आई यू क्लियर? पॉइंट्स बताते जा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। फिर उसमें एसडी रैम में आया टेक्नोलॉजी ऑफ डीडीआर, सुना होगा, डीडीआर रैम, डीडीआर 1 2 3 4 5, सुना है कि नहीं? डीडीआर स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट मतलब मैंने अभी क्या बोला, एसडी रैम में क्लॉक होता है, क्लॉक क्या करता है, हर क्लॉक पे डेटा ट्रांसफर होता है, हर क्लॉक पे डेटा ट्रांसफर हुआ, हर क्लॉक पे डेटा ट्रांसफर हुआ। बोलो इधर तक समझा कि नहीं? अब हर क्लॉक में भी दो पल्सेस होते हैं और दो स्टेट्स होते हैं, स्टेट चेंजेस होते हैं, राइजिंग ट्रांजिशन, एक राइजिंग ट्रांजिशन, एक फॉलिंग ट्रांजिशन, एक राइजिंग ट्रांजिशन, एक फॉलिंग ट्रांजिशन। सो पुराने जमाने में जब एसडीरैम बना था, हर क्लॉक में डेटा ट्रांसफर होता था। तो इधर 1 2 3 4 5 6, 6 पल्स है, मतलब 6 वैल्यूज ऑफ डेटा ट्रांसफर हुए। मगर उसके बाद जब डीडीआर आया, तो हर ट्रांजिशन पे डेटा ट्रांसफर होता है। अगर हर ट्रांजिशन पे डेटा ट्रांसफर होते हैं, तो एक ही पल्स में दो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब डेटा रेट डबल हो गया। इसको बोलते हैं डीडीआर, डबल डेटा रेट। समझा?
सेम क्लॉक पे डेटा ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। स्पेशल डी रैम बस, नॉट करेक्ट पूछा है फॉर आर डी रैम, नॉट करेक्ट फॉर आर डी रैम। Special DRAM bus delivers address and control information using an asynchronous block-oriented protocol. Data rate is 1.6 Gbps. Operation can be controlled by explicit रो एक्सेस, कॉलम एक्सेस, रैश कैश। अभी अगर आपने डीरैम पढ़ा है तो आपको ये सिग्नल्स मालूम है, वरना मेरे को पूरा डीरैम डिजाइन बताना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर पढ़ा है तो रो एक्सेस एंड कॉलम एक्सेस, बेसिकली रो सिलेक्ट, कॉलम सिलेक्ट। So RAS cache and read write control signals and chip enable. Chip enable हर चिप में लगता है, read write लगता है क्योंकि RAM है, row and column because data is stored as a matrix. बता ही रहा हूँ rows and columns में data store होता है. So row select, column select, that is RAS cache, which is basically address. Address is given as row select and column select. Control signal is given as read write. एंड चिप एनेबल इज बिकॉज बहुत सारे चिप्स होते हैं, एड्रेस डिकोडिंग अगर किया है तो पहले एड्रेस का पार्ट इज यूज्ड बाय द डिकोडर टू सिलेक्ट द चिप, फिर बाद में रैश कैश जाके अंदर से लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। इट सेंड्स डेटा टू द कंट्रोलर सिंक्रोनसली टू द क्लॉक, टू द मास्टर, ऐसे ही पूछा था, वाओ। एंड द कंट्रोलर sends data to an RDRAM synchronously with the clock signal in opposite direction. RDRAM का स्पेशलिटी है रैम बस, synchronous RAM is SDRAM. From everything that I have told you so far, which are the things, क्या पूछा है, correct कि not correct? Not correct for RDRAM. This is correct. ये मैंने क्यों मार्क आउट कर दिया, क्योंकि ये मैंने आपको बोला नहीं था, ये एक नंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा। होता क्या है, ये नंबर भी कैसे आता है वो भी बता देता हूं। 1.6 Gbps। कभी रैम का ऐड देखना, 800 Mbps पे रैम काम करता है, तो फिर ये 1.6 Gbps कैसे हो गया? 800 Mbps पे काम करता है। ये जो रैम बस का बस होता है इज अ डेडिकेटेड बस ऑफ 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब 2 बाइट्स, मतलब एक साइकिल में 2 बाइट ट्रांसमिट होंगे। तो अगर 800 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं तो 800 मेगाहर्ट्ज इनटू 2 इज 1.6 गीगा बाइट्स पर सेकेंड बिकम्स द ट्रांसमिशन स्पीड। तो वो स्पीड पे काम करेगा। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? सो ये करेक्ट है। बाकी के चीजें थोड़ा थोड़ा लगाओ दिमाग, आंसर पता करो। कैन बी कंट्रोल्ड, एम्बिगुअस था ये, एम्बिगुअस था। कैन बी कंट्रोल्ड, ओरिजिनल डी रैम में ये ट्रू था, बाद में आरडी रैम जो मॉडर्न आरडी रैम में उसमें ये फॉल्स है। तो ये एम्बिगुअस पॉइंट है, इसके लिए मैंने आपको हेल्प कर दिया। चलो इसको ट्रू पकड़ लेते हैं कि दिस इज ट्रू। मैं बता रहा हूं व्हाट इज ट्रू, हाँ व्हाट इज ट्रू, नॉट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू, एक्सेप्टेबल ट्रू। It sends data to the controller synchronously to the clock, on the clock होना चाहिए, to the master, and the controller sends data to an RD RAM synchronously, but RAM कंट्रोलर को और कंट्रोलर RAM को, दोनों को डेटा सिंक्रोनसली भेजता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। In the clock signal in the opposite direction, yes, it is a synchronous form of data transfer. It's not SDRAM, but RDRAM का खुद का बस भी synchronous है, so it's absolutely correct. The special DRAM bus delivers address and control information using an asynchronous block-oriented protocol. ये asynchronous is the reason why this option is false, which means is the correct answer for our question. जबकि ये बात भी ट्रू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैंने बोला ये एम्बिगुअस था। ओरिजिनल डी रैम्स में रैश कैश लाइंस यूज हुए थे, जब रैम बस बनाया था रैश कैश लाइंस नहीं यूज हुए थे। कोई लोग आर्ग्यू करते हैं कि कैन बी बोला हुआ है, मतलब मे और मे नॉट बी देयर, सो इट इज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन। कोई जगहों पे आपको इसका सॉल्यूशन सी दिखेगा, कोई जगहों पे ए दिखेगा, कोई जगह पे बोला गया है कि भले सी बोलें, जिन्होंने ए टिक किया था उनको भी मार्क्स दिया था बिकॉज इट वॉज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन।
सो ईदर वे मुझे छोड़ना नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बोला यही वापस थोड़ी आएगा। मुझे ये क्वेश्चन यूज करना था आपको बाकी के सारे पॉइंट्स बताने के लिए कि इन सब में से कोई भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ SRAM, DRAM, विच इज यूज्ड इन कैश, विच इज यूज्ड इन मेन मेमोरी एटसेट्रा, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, वापस नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक दो और करेंगे ये लेक्चर में, फिर आगे बढ़ते। मैं इसके बाद मेरा शाम का एक लेक्चर है, वो लेक्चर खत्म करके स्टेमिना बची तो एक और छोटा सा वीडियो एटलीस्ट बना दूंगा, 8-10 और क्वेश्चन तो कवर हो जाए। चलो, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, इसको बोलते हैं नुमा। Numa, yes, that's the name. Numa and Uma are the names of memory access. मालूम है मेमोरी एक्सेस टाइम होता है TA, एवरेज एक्सेस टाइम। तो जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वी कीप इट एज ए कांस्टेंट फॉर द होल सिस्टम की मिनिमम मैक्सिमम मिला के एक एवरेज बना टाइम बना के उसको हम एज अ सिस्टम प्रिंट करते कि इतने टाइम में डेटा आ जाना चाहिए। अब जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स यूज होते हैं तो एक क्लासिफिकेशन आता है कॉल्ड फ्लिंस क्लासिफिकेशन, पढ़ा होगा आपने। SISD, अब किधर मैंने देखा सिंगल इनपुट सिंगल डेटा, ये क्या, पता नहीं कोई कुछ बोल रहा था। टीचर बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, अगर नहीं आता है सब्जेक्ट तो मत पढ़ाओ, गलत चीजें पढ़ा के क्या, व्हाट डू यू अचीव बाय दैट, और वो पता चल जाता है बच्चों को कोई। एनीवे, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, दैट इज द करेक्ट फुल फॉर्म। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये सब, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये समझो फ्लिंस क्लासिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा बोलता है ये कंट्रोल यूनिट है, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है। कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी, मतलब ये कंट्रोल यूनिट, ये ALU, ये मेमोरी, ये पूरा हमारा CPU है। एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम आएगा, मतलब एक प्रोग्राम पे काम करेंगे, एक ही डेटा स्ट्रीम भी होएगा, मतलब एक सेट ऑफ डेटा पे काम करेंगे। दिस इज SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो ये जनरली यूनी प्रोसेसर पे अप्लाई होते हैं, इवन मल्टी प्रोसेसर इन अ वेरी टाइटली कपल्ड सिस्टम लाइक 8086, 8087 उस पे अप्लाई होता है, मतलब सिंगल प्रोसेसर के लिए बेसिकली। फिर आता है SIMD जो बहुत पावरफुल है, बहुत यूज होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो एक कंट्रोल यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी यूनिट, एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भेजेंगे, एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जाएगा मगर अलग अलग डेटा स्ट्रीम होएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंट एग्जीक्यूशन यूनिट्स डिफरेंट डेटा पे काम कर रहे हैं मगर काम सेम कर रहे हैं। तो ये किधर यूज होता है, समथिंग लाइक बिट स्लाइस ALU, मतलब छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट से एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे को 64 बिट प्रोसेसिंग पावर चाहिए, बस मैं कुछ कर रहा हूं जिसके लिए मेरे को 64 बिट प्रोसेसिंग पावर चाहिए। एक ऑप्शन 64 बिट प्रोसेसर खरीदो, बात खत्म। मॉडर्न प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर वो खरीदो, पर भैया मॉडर्न प्रोसेसर बहुत महंगे होते हैं। मेरे को छोटा प्रोजेक्ट बनाना है घर पे, उतना पावरफुल, उतना महंगा प्रोसेसर मैं नहीं खरीद सकता हूँ। मेरे को ये चीज बेचनी है इन द मार्केट, कंपनी बनाई अपनी छोटी सी, मेरे को ये चीज प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना है। ये प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस 5,000 होएगा, जिसमें से दुकानदार अपना 1,000-1,500 तो रखेगा, वरना वो करेगा ही क्यों। वो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट रखेगा, इसमें प्लास्टिक का कॉस्ट रहेगा, LCD पैनल का कॉस्ट रहेगा, बटन्स का कॉस्ट रहेगा, मुझे भी टैक्सेस भरने हैं, मुझे भी अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है। तो मेरा प्रोसेसर का कॉस्ट 400-500 रुपए के ऊपर नहीं हो सकता है। 4-5 हजार का प्रोसेसर मैं डाल ही नहीं सकता हूँ, 5,000 तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस है। बात समझा। तो क्या करूं, मेरे को 64 बिट प्रोसेसिंग चाहिए, क्या करूं, 8 बिट के 8 प्रोसेसर ले लो, कंबाइन कर दो, कॉमन प्रोग्राम लो, एक टाइम पे ऐड करेंगे, मगर वो जो हमारा 64 बिट डेटा था, 64 बिट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मेरे को दो 64 बिट नंबर एक साथ ऐड करने, नो प्रॉब्लम, उसको 8-8 बिट में डिवाइड करके ही 8 प्रोसेसर्स को दे दो, सबको बोलो ऐड, साथ में ऐड होएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। ऑफ कोर्स कैरी मैनेज करेंगे, वो तो कैरी लुक ऐड सबको मालूम ही होता क्या है। तो इससे क्या हुआ, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स वर्किंग ऑन सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, ये बहुत काम का है। SIMD टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय Pentium 2, 3, 4 इन एडवांस्ड मल्टीमीडिया सिस्टम्स, ये आया था
MMS technology, not the MMS that you think. MMS technology, कीपिंग इट सिंपल, चलो हायर प्रोसेसर्स में ये बहुत यूज होता है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसर्स, एरे प्रोसेसर्स बहुत यूज करते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, छोटे छोटे प्रोसेसर्स को कंबाइन करके कॉमन प्रोग्राम दो टू वर्क ऑन डिफरेंट डेटा, उससे आपको बड़े प्रोसेसर का पावर मिलेगा एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। ये सब बहुत सस्ते प्रोसेसर होते हैं, जैसे डायमंड, एक कैरेट का 2 डायमंड का प्राइस इज मच लेसर देन अ 2 कैरेट डायमंड। सेम 16 बिट प्रोसेसर का प्राइस इज मच लेसर देन अ 32 बिट प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर का 32 बिट प्रोसेसर आज मिलते भी नहीं है, मिलेगा कोई बेचेगा तो भी 100 फ्यू हंड्रेड्स में मिल जाएंगे, कोई खरीदता भी नहीं है। तो वो दो को लेके कंबाइन करना कम्स आउट टू बी फार मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अ 64 बिट प्रोसेसर और 64 बिट ALU इफ यू जस्ट गोइंग डाउन टू अ बेसिक लेवल ऑफ एन ALU एटसेट्रा। तो SIMD बहुत यूज होते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट MISD यूज ही नहीं होता है, वो हाइपोथेटिकल है। यूज हो भी तो भी इन अ वेरी क्या कहते हैं उसको, इन अ लूज कॉन्टेक्स्ट ये यूज होता है इन फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स। इसका डायग्राम है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल सिंगल डेटा, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स, multiple memory units. They are working on different programs but on a common stream of data. Multiple instruction, single stream. Beautiful diagram नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो तो लेक्चर में बनाएंगे ना, अभी तो फटाफट खाली कॉन्सेप्ट समझाना है। तो मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स, सिंगल डेटा स्ट्रीम, मतलब कहने का मतलब क्या है, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं ऑन द सेम डेटा। क्यों भैया, ऐड करना है तो एक प्रोग्राम से ऐड करो ना, 4 प्रोसेसर 4 प्रोग्राम कर रहे हैं यही डेटा को ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक फेल हुआ दूसरा विल टेक ओवर। ये खाली फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स के लिए, वैसे सिस्टम जिसमें कोई भी फॉल्ट हो सिस्टम फिर भी चल जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आया? तो ये किधर यूज होता है? समथिंग लाइक मिसाइल लॉन्चिंग। अभी आपने मिसाइल फायर किया, इट इज सपोज टू हिट अ डेजिग्नेटेड टारगेट। वो मिसाइल का पूरा, हम बोलते हैं ना इंडिया सो प्राउड, ब्रह्मोस 99.9% एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करता है। वो क्यों? क्योंकि उसका पूरा फ्लाइट पाथ, बन जाओ बन जाओ, ये एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, मिलेगी पोस्टिंग उन कंपनी में जो इंडिया को इतना प्राउड बना रहा है। एनीवे, कमिंग बैक, तो ये जो मिसाइल का पूरा पाथ है, ये पाथ इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सो दैट कुछ भी हो, वेदर चेंजेस, माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, XYZ रीजंस, इट विल एनी ऑब्स्ट्रक्शन विच इट कुड वी कुड नॉट थिंक ऑफ, जो भी हो उसके वजह से इट विल स्टिल बी एबल टू हिट इट्स टारगेट। अब वो करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं इन द बैकग्राउंड, गलती से अगर वो प्रोग्राम कोई भी रीजन की वजह से फेल हो गया, हैंग हो गया, मिसाइल मिड एयर तो हैंग नहीं होने वाला है, फिर वो जाके कोई गलत जगह पे हिट करेगा, फिर हम जो इतना प्राउडली बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उसके वजह से यू नीड टू हैव अ बैकअप। एक प्रोग्राम फेल इमीडिएट, दो मल्टीपल प्रोग्राम सेम फ्लाइट पाथ डिसाइड करते हैं। द मोमेंट वन प्रोग्राम फॉर एनी रीजन फेल्स, द सेकंड प्रोग्राम टेक्स ओवर। सो इसमें रिडंडेंसी आती है, इसमें कोई परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं हो रहा है, वही काम जो एक प्रोग्राम कर रहा था 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर ये जो रिडंडेंसी है इससे हमको मिलता है मोर रिलायबिलिटी। सो इट्स ओनली फॉर दैट, वो भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं, ये थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ है। सो दैट इज MISD। सोचो ये इंसान का दिमाग जिसने ये बनाया, फ्लिन, लॉन्ग बिफोर सिंगल प्रोसेसर बने थे, उसने ये क्लासिफिकेशन बना दिया कि जब मल्टी प्रोसेसर्स बनेंगे तो ये 4 फॉर्म में बनेंगे, SISD, SIMD, MISD and lastly MIMD. MIMD is like your LAN network, multiple processing streams, multiple processors with multiple instruction stream, multiple data stream। कहने का मतलब है इन योर कॉलेज LAN network हर कंप्यूटर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने डेटा पे काम कर रहे हैं, बट दे आर ऑल कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क बस। That is called MISD in a loosely coupled form like a LAN network। अब LAN network जैसे कॉलेज का कंप्यूटर हुआ, उसमें हर कंप्यूटर अपना लोकल मेमोरी एक्सेस कर सकता है एंड हर कंप्यूटर जो सर्वर है, जो शेयर्ड मेमोरी है, उसको भी एक्सेस कर सकता है। किस में ज्यादा टाइम लगेगा, लोकल मेमोरी एक्सेस करने में या सर्वर एक्सेस करने में? सर्वर एक्सेस करने में, विच मींस एक्सेस टाइम will not be uniform. That's called NUMA, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। एक सेकंड में भी बता सकता था, फिर मेरे से क्यों सुन रहे हो? फिर तो किधर भी मिल जाएगा 10 सोर्स है आंसर्स के। मेरे से सुन रहे हो क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आएगा।
मैं आपको ये क्वेश्चन, इस समझदार इंसान जो होते हैं ना, उनको ये पिछले 2-3 पेपर्स के, अगर जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, जो मैं बैचलर में तो पूरे 2-3-4 पेपर्स कराता हूँ, अगर सारे पेपर्स के ऐसे हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिल गए ना, आपको खाली ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आपको ये पूरा जो ट्रेंड चल रहा है उसके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए, एंड दैट गिव्स यू सॉलिड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम. चलो नेक्स्ट, व्हाट a topic that I love. What single precision number does the following 32-bit word represent? Single precision. याद है IEEE 754 32-bit format. Sign, which is 1 bit. Exponent, which is 8 bits. Mantissa, 23 bits. ये exponent is your biased exponent. Bias value is 127. चलो start करते हैं. One 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, यही है ना. एक बार वापस देख लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. 1 0 0 0 0 0 0 1 बराबर. उसके बाद 0 1 फॉलोड बाय ऑल जीरोस. ये नंबर है. अब मैंने इसको इसके ढांचे में डाल दिया. अब करो आंसर. ये 1 देख के क्या समझ में आया? -1 यानी कि नंबर नेगेटिव है. तो इधर कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन होता तो उसको पहले निकाल के फेंक दो. नंबर नेगेटिव है. अब चारों नेगेटिव ही है, तो अभी भी चारों है मैदान में. चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अभी शॉर्टकट बताता हूं. देखो, कोई कोई क्वेश्चंस को है ना बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने को. कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे. ठीक है, अगर आपको सही शॉर्टकट मालूम हो. फ्लोटिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन आने का फुल चांस है. उसका शॉर्टकट ये है 10000000 इज 128. रटना नहीं है. 8421 1632 64 128. तो ये पोजीशन पे अगर 1 है मतलब ये नंबर 128 है. तो जब ये मालूम हो ना, ये देखते ही समझ में आ जाता है 129 है. अगर ये 129 है, दिस इज बायस्ड एक्सपोनेंट जिसमें 127 ऐड किया हुआ है, मतलब ट्रू एक्सपोनेंट 2 है. मतलब ये करने में ना कुछ टाइम नहीं लगता है. क्वेश्चन को देखते ही, विदाउट इवन लिफ्टिंग योर पेन, यू कैन जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो 8 बिट्स है ये 129 है. मतलब जो ट्रू एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट 129 है, मतलब ट्रू एक्सपोनेंट 2 है. अगर ट्रू एक्सपोनेंट 2 है, बाकी का मैंटिसा को ले लो. 01 मतलब 1.01 इंटू 2 रेस टू 2 मतलब 0.2 बार मूव होएगा, मतलब ये 101 है, मतलब ये 5 है. और -1 रेस टू 1, क्योंकि ये बिट 1 है, नंबर नेगेटिव है, आंसर -5 है. मैं लिख रहा हूं इसके लिए इतना टाइम लगा. अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आता है. और ऐसे चीजों पे कैपिटलाइज करो, ऐसी चीजों को पकड़ो. ये ट्रिक्स मालूम होना जरूरी है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं, कोई कोई क्वेश्चंस को टाइम लगता है. यू कांट हेल्प इट, टाइम लगता है. जैसे कैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कराऊंगा, अगर नसीब ने साथ दिया उतने क्वेश्चन तक लेके गया. मैंने तो 70 क्वेश्चन करने का प्लान बनाया, मुझे दिख रहा है इतना टाइम लग रहा है. बट एनीवे, तो अगर वो क्वेश्चन तक पहुंच पाए, पेज रिप्लेसमेंट, याद है एल्गोरिथम, टेबल बनाना पड़ता है, सारे पेजेस लिखने पड़ते हैं, फिर एक एक करके देखना पड़ता है कौन सा रहेगा कौन सा निकलेगा. तो उसमें टाइम लगता है. और पूछा क्या था? 25 पेज रिक्वेस्ट पूछे थे. 25 मतलब, समटाइम्स यू थिंक एग्जामिनर को क्या हो गया है. कोई बच्चा अगर 10 पेज रिक्वेस्ट का भी आंसर करेक्ट देता है मतलब उसको आ गया है. 15 तक खींचो ना, 25 तक खींच के क्या करना है, जान लोगे बच्चे की. मगर पूछा था तो पूछा था. 25 पेज रिक्वेस्ट, वो भी 3 फ्रेम नहीं 4 फ्रेम, मतलब 25 इंटू 4, 100 एंट्रीज भरने. 100 एंट्रीज भरने में इवन एन एक्सपीरियंस पर्सन, 25 साल से ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूं, मुझे भी 2-3 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि 100 एंट्रीज भरने उसमें, और वो भी करेक्टली, ऐसे ही नहीं कुछ भी डालना है. स्टूडेंट को शायद 4-5 मिनट लग जाए एक क्वेश्चन पे. हाँ, और ऐसे थोड़ी वो क्वेश्चन को छोड़ देंगे. यू नो पेज रिप्लेसमेंट इज अ क्वेश्चन जिसमें 100% करेक्ट आंसर आना है. आंसर तो आना ही है, बस प्रोसेस लॉन्ग है, आंसर तो आना ही है. और वो मार्क्स हमको चाहिए, वो तो हम टेबल पे छोड़ के आएंगे ही नहीं, वो तो चाहिए. तो उसमें टाइम लगेगा. तो ऐसे वो क्वेश्चन जिनमें टाइम बचता है उसमें बचाओ. छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस को लंबा सोल्यूशन मत बताओ. ये देखते ही समझ में आ जाता है ये 129 है, मतलब ट्रू एक्सपोनेंट 2 है.
ट्रू एक्सपोनेंट 2 है, मतलब 0.2 पोजीशंस राइट जाएगा, एक 1 इमेजिनरी होते हैं, इधर देखते ही समझ में आता है ये 5 है, वो 1 है, मतलब नंबर -5 है, खत्म बात। चलो बस ये लास्ट वाला करते हैं, ठीक है। A better measure of memory hierarchy performance is the average access time. To average access time for the memory, this can be represented as average access time. अरे T average कैसे इतना लंबा लंबा लिख के बच्चे को डरा रहे हैं? टी एवरेज का फॉर्मूला, टी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जितना टाइम फास्ट मेमोरी में स्पेंड किया उतना टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द स्लोअर मेमोरी मल्टीप्लाइड बाय स्लोअर मेमोरी का एक्सेस टाइम। अगर याद हो, लाइक कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी हो तो हम कैसे लिखते हैं? TCM1 प्लस 1 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई टी, अरे क्या हो गया इसको, TMM। अगर TCM 1 and 2 है तो 1 and 2, या TCM and TMM, या TMM and secondary memory, whatever, faster memory का time plus probability of accessing the slower memory multiplied by the slower memory का time. So average access time is hit time, इसको बोलते हैं hit time। ये है हमारा hit time। hit time plus 2, 2 into miss rate। 2 क्यों आया? ये 2 की वजह से गलत आंसर है। नेक्स्ट, hit time plus miss rate, probability of getting into the main memory in the second memory। ये इसका हिट रेट है, ये इसका मिस रेट है। H इज हिट रेट, 1 माइनस H इज मिस रेट। मतलब क्या? 90% हिट है तो 10% मिस है, सिंपल। सो ये मिस रेट, ये बराबर इनटू मिस पेनल्टी बराबर, मिस पेनल्टी मतलब टाइम फॉर एक्सेसिंग द स्लोअर मेमोरी। दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। CDB देख लेते, विच, हाँ, बी इज द आंसर। ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं है, बी इज द आंसर। 2 इंटू हिट टाइम, इधर ही खत्म। 2 कहां से, ये 2 कहां से आया? हिट टाइम प्लस मिस रेट इंटू मिस पेनल्टी डिवाइड बाय 2, ये सब 2 डाल के सब गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये जल्दी हो गया, टाइम है मेरे पास, एक दो और करा दूं। एक मिनट में देख रहा हूं इसमें कितने थे। ये पेपर अगर खत्म हो जाता है ना बहुत अच्छा आएगा। अरे भाई, हाँ इधर पेपर खत्म हो। 11 क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड? सीओए में से 11 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में। वाह, अगर सही से पढ़ा हो सीओए तो ये 11 के 11 आपके जेब में। लुक एट दिस क्वेश्चन, कम ऑन, वन ग्लांस एंड यू द आंसर। क्या इसको बैठ के सोचेंगे? Which of the following are used to make a decision that determines the program flow based on? program flow, program flow मतलब branch, branch मतलब jump। जंप दो टाइप का होता है, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। अनकंडीशनल में डिटरमाइन क्या करना है, वो तो बोलते हैं जंप। अगर बोल दिया जंप 2000 मतलब भैया जंप, इसमें डिटरमाइन कुछ नहीं करना है। कंडीशनल जंप होते हैं JC 2000। JC 2000 मतलब जंप इफ कैरी। तो इधर डिटरमाइन करने के लिए हम कैरी फ्लैग चेक करते हैं। वैसे JC की तरह होते हैं JC, JNC, JZ, JNZ, JPE, JPO, JM, JP। ये क्या है? जंप इफ कैरी, नो कैरी, जीरो नो जीरो, पैरिटी इवन पैरिटी ऑड, माइनस प्लस। कहने का मतलब कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग। मतलब ये सब किस पे बेस्ड है? फ्लैग्स पे। फ्लैग्स को बोलते हैं कंडीशन बिट्स, कंडीशन कोड्स। ये कोड्स को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंडीशनल जंप, इसको बोलते हैं कंडीशन कोड्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू मेक अ डिसीजन? डिसीजन क्या लेना है कि जंप करना है कि नहीं। ये डिसीजन लेने के लिए दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, वही बोल रहे हैं जंप करना है कि नहीं, बेस्ड ऑन ALU रिजल्ट्स। ALU किसको अफेक्ट करता है? फ्लैग्स को, और द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स। BCD, अरे BCD कोड थोड़ी ये डिसाइड करेगा, ग्रे कोड थोड़ी ये डिसाइड करेगा, ये तो मैथमेटिकल कोड्स है, XS3 कोड्स, मैथमेटिकल कोड्स। दीज आर कंडीशनल कोड्स। कंडीशनल जंप्स आर बेस्ड ऑन कंडीशनल कोड्स। आर यू क्लियर? देखते ही समझ में आता है, मैं सिखा रहा हूं इसके लिए टाइम ले रहा हूं, तो क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग याद है? पाइपलाइनिंग याद है कि नहीं? फेच एग्जीक्यूट, ओवरलैप कर दो, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ओवरलैप कर दो, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, ओवरलैप कर दो, फेच डिकोड एग्जीक्यूट मेमोरी ऑपरेशन स्टोर। मैं क्या कर रहा हूं? 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। डिवाइड द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इनटू मल्टीपल स्टेजेस एंड देन ओवरलैप देम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से देखना है करेक्ट कौन सा है।
Pipelining is used for increasing the efficiency of advanced microprocessors. Absolutely true. बराबर ना? Pipelining a processor means breaking down its instruction into a series of discrete pipelining stages which can be completed in sequence by specialized hardware. बराबर. Divide the instruction process into stages, create separate units for them so that they can be executed parallelly. Shabash, correct. Performance and programming simplification is achieved by pipelining operation with the elimination of pipelining interlocks and अरे कुछ भी नॉनसेंस. पहले तो पाइपलाइनिंग करने से कोई प्रोग्राम सिंपल नहीं होता. सेकंड, इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा लेवल ऑफ चीजें मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एम टेक भी करते हैं फिर ईएससी देते हैं, तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा होता है इससे, तो उनको मालूम होगा. इफ यू हैव अ मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसर, प्रोग्राम को हम थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं सो दैट यू कैन गिव इट टू दोज डिफरेंट कोड्स फॉर मल्टी थ्रेडेड ऑपरेशन. तो इफ एनीथिंग पाइपलाइनिंग एक्चुअली कॉम्प्लिकेट्स द प्रोग्राम बट ऑफ कोर्स गिव्स यू हाई परफॉर्मेंस. सिंप्लीफाई तो नहीं करता पाइपलाइनिंग, कोई भी हालत में प्रोग्राम को सिंप्लीफाई नहीं करता. सेकेंडली, विद द एलिमिनेशन ऑफ पाइपलाइनिंग इंटरलॉक्स, दैट इज हैजर्ड्स, अपने आप थोड़ी एलिमिनेट होंगे, हमको हैजर्ड कर एलिमिनेट करना पड़ता है, तो ये फॉल्स है. सो करेक्ट आंसर इज 1 and 2, 1 and 2 ओनली, not 1 and 3, not 2 and no. Last question of this paper. Come on, come on, come on. Another question. Come on, people. अच्छी तरह से अगर पढ़ा हो ना, देखते ही ये सॉल्व होते हैं. ये सब क्वेश्चंस कैपिटलाइज होने चाहिए. एक तो इसमें हमको मार्क्स मिलेंगे, दूसरा ऐसे मार्क्स मिलेंगे. तो उससे होगा क्या, वो क्वेश्चन जिनमें सच्ची में टाइम लगता है उसके लिए टाइम बचेगा. टाइम बचने से क्या होगा, हम ठंडे दिमाग से उसको सॉल्व करेंगे, गैस वर्क नहीं करेंगे. गैस वर्क बहुत महंगा पड़ता है ये एग्जाम्स में. फेकू नहीं बनना. अगर आप 100% श्योर नहीं हो आंसर के तो मत लिखो आंसर, दैट इज बेटर, क्योंकि नहीं लिखने से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, गलत लिखने से मार्क्स कटेंगे. हाउ मेनी m bit data words can be stored using an n input m output programmable read only memory? ये रोम है, रोम का डिजाइनिंग. दो बस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस. एड्रेस बस अंदर जाता है, एड्रेस प्रोसेसर देते हैं रोम को. डेटा बस वैसे तो बाई डायरेक्शनल होता है अगर रैम हो, मगर रोम है तो यूनिडायरेक्शनल है, वो आउटपुट होएगा. तो इनपुट मतलब एड्रेस, आउटपुट मतलब डेटा. हाउ मेनी m bit data words can be stored using an n input? बोला है एड्रेस n बिट का है. कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, अगर n बिट का एड्रेस है तो कितने लोकेशंस हैं? 2 raised to n, 2 raised to n लोकेशन है. हर लोकेशन में जितना डेटा स्टोर हो सकता है उतना होता है साइज ऑफ डेटा बस, क्योंकि हम एक टाइम पे एक लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो उसी का डेटा आएगा, पूरे मेमोरी का थोड़ी आएगा. अगर बोला है m आउटपुट, अगर डेटा बस m बिट का है मतलब हर लोकेशन m बिट का है. एक लोकेशन को बोलते हैं वर्ड. सो हाउ मेनी m बिट वर्ड्स आर देयर? 2 raised to n. वापस बोल रहा हूं, ऐसे नहीं सर ने जल्दी जल्दी खत्म किया, जल्दी कुछ नहीं, भाई का काम शैतान का काम. How many m bit data words can be stored in an n input m output programmable ROM? ये है ROM. n input मतलब n bit एड्रेस बस, m आउटपुट मतलब m bit डेटा बस. इधर तक समझा? n bit एड्रेस बस मतलब 2 raised to n locations. In other words 2 raised to n word. एक लोकेशन को एक वर्ड बोलते हैं, 2 raised to n words. एक लोकेशन में से जितना डेटा आया उतना डेटा डेटा बस में आएगा. डेटा बस का साइज अगर m बिट है मतलब लोकेशन का साइज m बिट है. लोकेशन का साइज m बिट है मतलब वर्ड साइज m बिट है. हाउ मेनी m bit data words मतलब another words how many locations are there? How many locations are there? 2 raised to n. अगर n bit एड्रेस बस है तो 2 raised to n लोकेशन है. ये है आंसर. ये सब क्या नॉनसेंस लिखा हुआ है? ये है आंसर सी. एंड विद दैट हमने खत्म किया लास्ट ईयर का पेपर. मेरा गोल ये पेपर का आंसर्स देना था ही नहीं. इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होएगा. हाँ, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे कि टॉपिक्स और कौन से. टॉपिक तो यही है, सब्जेक्ट तो फाइनाइट है.
तो इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन के साथ बहुत एक्सप्लेनेशन दिया। इधर भी क्या समझ में आया, n बिट एड्रेस बस है तो 2n लोकेशंस होंगे। एक लोकेशन को एक वर्ड बोलते हैं, एक लोकेशन में जितना डेटा आ सकता है वो डेटा बस का साइज होता है। ये कॉन्सेप्ट से आप इसका कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, होप यू एंजॉयड लर्निंग इट। फटाफट कमेंट्स लिखो, मुझे एनकरेज करो। मेरे को अगर इसका नेक्स्ट वीडियो बनाना है तो मेरे को आज रात ओवरनाइट करना पड़ेगा, तो एनकरेज करो कि हाँ मैं ये करूं, तो फिर पक्का बनाऊंगा उसका भी वीडियो। ऑल द बेस्ट, डू वेल।